नमस्कार प्यारे बच्चों, एमजेसीसी सोशल में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आए हैं सीबीएसई पैटर्न पर क्लास 10th का इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर नंबर पार्ट वन का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्या नाम है दोस्तों? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कि कैसे यूरोप में राष्ट्र का उदय हुआ, कैसे राष्ट्र का निर्माण होना शुरू हुआ, ये जो है यूरोप में कैसे शुरुआत हुई राष्ट्र बनने की, देश बनने की। ठीक है दोस्तों, लेकिन पहले समझते हैं बहुविकल्पी, फिर 1 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के लघु उत्तरी, ये सभी हम समझते हैं दोस्तों। तो कह रहा है कि बहुविकल्पी प्रश्न में 1 नंबर का प्रश्न है और प्रश्न नंबर 1 है। कह रहा है कि नेपोलियन जो था उसने इटली पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों जो नेपोलियन था उसने इटली में आक्रमण 1795 में, कितने में? 1795 में किया था। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा सही है दोस्तों, ये बहुविकल्पी है, चौथा सही है दोस्तों। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। कह रहा है कि 2 नंबर का जो प्रश्न है, कह रहा है 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में परिवर्तन किए थे? मतलब कहने का कि यूरोप में ऐसी कौन सी ताकत उभरी 19वीं सदी में जो राजनीतिक के क्षेत्र में और भौतिक दुनिया के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और भौतिक दुनिया के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा योगदान लाया। तो दोस्तों ये योगदान क्या था? ये 1 नंबर में कह रहा है कि राष्ट्र राज्य का उदय। तो राष्ट्र राज्य का उदय, निरंकुश राज का उदय, पूर्व तानाशाही का उदय, पूर्व राजशाही का उदय। इसमें से पहला वाला जो है वो सही है। कह रहा राष्ट्र का उदय, यही 19वीं सदी में सबसे भारी जो है ताकत उभरी थी। इसी से पूरे देश में, पूरी दुनिया में भी क्या हुआ था, देश का में राष्ट्र बनने का शुरुआत हुई थी। तो 19वीं सदी एक ऐसी सदी थी जिसमें देश बनना शुरू हो गए थे, राष्ट्र बनना शुरू हो गए थे। तो राष्ट्र राज्य का उदय हुआ कि हर राज्यों से मिलकर जो है राष्ट्र बनेगा, राष्ट्र का निर्माण राज्यों के समूह से होगा। ठीक है, तो ये 19वीं सदी में किया गया था दोस्तों, यहीं से शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर जो 3 है बहुविकल्पी का, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं है? अर्थात नेपोलियन, संहिता माने नियम, यानी नेपोलियन का नियम कौन सा नहीं था दोस्तों? पहला है जन्म पर आधारित सुविधाओं का न होना, तो ये नहीं था। दूसरा कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार, ये भी नहीं था। चौथा कह रहा है कानून की समझ समानता, ये नहीं था। लेकिन तीसरा वाला सही है ऑप्शन। तीसरा सबके लिए व्यक्त मताधिकार, व्यक्त मताधिकार, सबके लिए व्यक्त मताधिकार जो है ये नेपोलियन संहिता का लक्षण नहीं था, कानून नहीं था दोस्तों। ठीक है, आगे क्या कह रहा है 4 नंबर में, वियना जो एक संधि है, वियना क्या है? एक प्रकार की संधि है। तो कह रहा है वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ये वियना कांग्रेस जो था ये 1815 ईस्वी में आयोजित किया गया था। वियना नामक एक जो संधि थी, इसमें क्या हुआ था कि लड़ाई को रोकने के लिए ऐसी संधि बनाई गई थी जो 1815 में लागू हुई थी दोस्तों। वियना की संधि लड़ाई को रोकने के लिए किया गया था। 5 नंबर बहुविकल्पी में कह रहा है निम्न में कौन 1815 की विनया संधि में शामिल था? तो भैया इसमें कौन सा व्यक्ति था जिसने शामिल किया गया था 1815 ईस्वी में? तो भैया इसमें उसका नाम है दूसरा वाला, कह रहा है ड्यूक मैटरनिख। ये जो थे इन्होंने ही संधि से संबंधित थे, ड्यूक। बाकी मिस्मार्क, ड्यूसेफी मिल्सी, नेपोलियन ये सब नहीं थे, इसमें सिर्फ थे तो 2 नंबर ड्यूक मैटरनिख जो थे। ये एक प्रकार के राजा थे। इन्होंने ही क्या किया था, पूरे राष्ट्र में, मतलब यूरोपीय राष्ट्र में संधियों का में सामना किया था ताकि लोग आपस में लड़े ना और संधि के तहत एक दूसरे से मिलकर रहें, राष्ट्र का नया उदय हो। उसमें सारे नियम कानून बनाने के लिए इन्होंने प्रेरित किया था, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं दोस्तों। ठीक है, आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि से का उद्देश्य था? मतलब कौन सी ऐसी संधि थी जो नेपोलियन के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना चाहता था, कि जो नेपोलियन ने नए नए बदलाव किए थे उनको खत्म करना चाहता था। उसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो उसका उद्देश्य था विनया संधि।
विनया संधि चाहती थी कि सारे बदलावों को क्या कर दिया जाए, खत्म करना। किस उद्देश्य से किया गया था, तो विनया संधि से उसका उद्देश्य हुआ था कि इसी से खत्म किया जा सकता है, विनया संधि से। ठीक है दोस्तों, अगला 7 नंबर का जो क्वेश्चन है 7वें नंबर पर आ रहा है, उसका नाम है किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो दोस्तों फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? तो भैया उनका नाम था मैटरनिख। क्या नाम था? मैटरनिख नाम था। मैटरनिख जो थे इन्होंने ही कहा था, क्योंकि ये एक राइटर थे, इन्होंने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम छा जाती है, अर्थात डर छा जाता है। दोस्तों उनका कहने का तात्पर्य यही था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी? तो 2 नंबर ऑप्शन सही है, कह रहा है कि कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। कॉन्स्टेंटिनोपल संधि नामक जो है यही यूरोप को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी कि यूरोप भैया स्वतंत्र है, आज़ाद है, उस पर किसी का भी अधिकार नहीं है, इन्होंने कहा था। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट्स के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आंदोलन जो है वाटर फटोन ने किया था। किसने किया था? वाटर फटोन ने किया था कि क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट के विरुद्ध आंदोलन जो है वाटर फटोन ने किया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है 10 नंबर है। 10वें नंबर में कह रहा है कि आँखों पर पट्टी बांधे हुई और तराजू लिए हुए महिला किसका प्रतीक देती है? तो दोस्तों आज के ज़माने में ही नहीं बल्कि पुराने ज़माने में भी इस चित्र का प्रयोग किया जाता था, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। इसका मात्र एक ही उद्देश्य था, न्याय का उद्देश्य। किसका था? न्याय का उद्देश्य कि आँखों में जो पट्टी बंधी हुई है और तराजू लिए महिला खड़ी है वो न्याय का प्रतीक है। बिना सूझे बूझे सिर्फ न्याय को सुनती है और कुछ भी नहीं देखती है, किसी का पक्षपात नहीं देखती है, सिर्फ न्याय देखती है, न्याय समझती है बस। तो यहाँ पर न्याय का ही प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, न्याय का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 अंक वाले क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेडरिक सरयू। अब भाई फ्रेडरिक सरयू क्या था? एक चित्रकार था। फ्रेडरिक सरयू क्या था? एक चित्रकार था जिसने फ्रांस के लड़ाई के दौरान जितने भी उसमें सैनिक, राजा और जो भी कार्य थे, हथियार, ये सब चित्र इकट्ठा में बना करके दिखाया था कि युद्ध के मैदान में किस प्रकार लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, झंडा किस प्रकार फहराया जा रहा था, क्या बोलियाँ बोली जा रही थी। ये सारी बातें जो है वो फ्रांसीसी चित्रकार जो थे, फ्रेडरिक सरयू जो थे, इन्होंने ही बनाया था। तो फ्रेडरिक सरयू कौन था? ये एक चित्रकार थे जो फ्रांसीसी के थे। ठीक है, अर्थात फ्रांस के चित्रकार थे दोस्तों, ये चित्र बनाते थे। अगला इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर में कह रहा है कि अंस्टरेनन कौन था? अंस्टरेनन कौन था? तो ये भी फ्रांसीसी दार्शनिक था। फ्रांसीसी क्या था? दार्शनिक था। चित्रकार और दार्शनिक में फ़र्क होता है दोस्तों। चित्रकार वो होता है जो चित्र बनाता है भावनाओं को समझ करके, वो चित्रकार होता है जो लड़ाइयों को और तथा राजाओं का चित्र बनाता है। लेकिन ये जो दार्शनिक होते हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा करके वहाँ की चीज़ों के बारे में समझते हैं और उसे अपनी पुत्रिका में तथा एक राइटर के रूप में, कहानी के रूप में, एक दोहों के रूप में या एक कविता के रूप में वे वहाँ के मतलब वहाँ के चित्रों, वहाँ के हो रही घटनाओं के बारे में वर्णन करते थे दोस्तों। ये क्या होते थे? एक दार्शनिक हुआ करते थे। अगला कह रहा है 3 नंबर प्रश्न, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक करता था दोस्तों? तो जर्मेनिया जर्मन बलूतवरीता का प्रतीक था। इसमें यह प्रतीक दिखाया जाता था कि जर्मेनिया जो है वो पूरे देश में वीरता का प्रतीक दिखाता था। जर्मन बलूत नामक ये एक रूपक था और यहाँ प्रतीक था कि जर्मेनिया नामक, मतलब जर्मनी में ये चीज़ें हुआ करती थी और यहाँ पर बलूत नामक जो है वीरता का प्रतीक दिया जाता था, कि वीरता का प्रमाण दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी किस सिद्धांत को उसने दिया था? तो इन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत
या अधिकार विभाजन के बारे में दिया था। ये किस प्रकार का सिद्धांत होना चाहिए और किस प्रकार का अधिकार लोगों को मिलना चाहिए, इसी के बारे में उन्होंने सिद्धांत दिए थे, नियम दिए थे, कानून बनाए थे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कौन सी विश्व विख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? तो ये था फ्रांसीसी क्रांति। ये पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा राष्ट्रवाद के उदय का एक विस्तृत रूप माना जाता है, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है कि जालवेराइन क्या था, वह किस प्रकार वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक माना जाता है? एक जर्मन शुल्क संघ था, अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे और 1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया तथा मुद्राओं की संख्या 30 से 2000 कर दी थी। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक माना जाता था। अर्थात इनका काम ही था, क्या करते थे, इनका काम था, शुल्क संघ था। इन्होंने जर्मनी में शामिल किए थे अधिकांश राज्य को। 1834 में इन्होंने विभिन्न राज्यों के बीच अवरोधों को समाप्त किया, जो लड़ाइयाँ हो रही थी उनको रोका था। साथ ही साथ मुद्रा को 30 से 2000 कर दिया गया था। मुद्रा को कितना कर दिया था? 3 से 2000। इस प्रकार आर्थिक एकीकरण समाप्त हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर, मेस्सिनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों का क्या नाम था? एक का नाम था यंग इटली, दूसरे का नाम था यंग यूरोप। ये जो है स्थापित किए गए थे मेस्सिनी द्वारा। ये भूमिगत संगठनों को स्थापित किया गया था कि कहाँ पर किसका संगठन होना चाहिए। तो एक था यंग इटली और एक था यंग यूरोप। इन्हीं 2 को स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 जो है, ये 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप को राजनीतिक, अभी हमने बताया था दोस्तों, राष्ट्रवाद कहने का मतलब राष्ट्र राज्य का उदय, ये अभी बहुविकल्पी में भी दिया था दोस्तों। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन 9 नंबर, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो स्लाव कहते थे। बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या कहते थे? स्लाव कहते थे दोस्तों। वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो भैया वियना कांग्रेस ने ही चालू किया था। कांग्रेस ने ही, वियना एक प्रकार की संधि है जो लड़ाइयों को तथा रोकता था और नियमों के द्वारा देश को चलने की सलाह दी जाती थी। तो ये वियना संधि जो है 1815 ईस्वी में चालू किया गया था और ये वियना कांग्रेस द्वारा स्थापित किया गया था। अर्थात उस समय कांग्रेस पार्टी चलती थी दोस्तों पूरे दुनिया में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि जो वियना संधि 1815 में स्थापित हुई थी वह किससे संबंधित है? तो ड्यूक मैटरनिख ने संबंधित है, क्योंकि इन्हीं ने ही इसे स्थापित करने के लिए प्रेरणा दी थी, लोगों को कहा था, समझाया था। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? किसका उद्देश्य था? तो भैया इसका, ये जो है वियना संधि का उद्देश्य था कि भैया जो युद्ध हो रहा है उसमें बदलाव होने चाहिए, उन्हें खत्म करना चाहिए और नियमों और कानूनों के साथ चलना चाहिए। ये वियना संधि ने किया था और 1815 में इसे स्थापित किया गया था, कांग्रेस के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है? अभी हमने बहुविकल्पी में पढ़ा था दोस्तों। तो मैटरनिख ने कहा था। किसने कहा था? मैटरनिख ने कहा था कि जो है जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कहने का उद्देश्य सिर्फ डर से। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी? तो कॉन्स्टेंटिनोपाल संधि ने ही स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्राप्त की थी कि यूनान एक स्वतंत्र देश है, आज़ाद देश है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दोस्तों कि आयरलैंड में प्रोटेस्ट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ओल्फ टोन। किसने किया था? ओल्फ टोन ने किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा, आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक। अभी हमने बहुविकल्पी में पढ़ा था, न्याय का प्रतीक है दोस्तों। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, लघु उत्तरी एवं दीर्घ उत्तरी। लघु उत्तरी एवं दीर्घ उत्तरी प्रश्न है,
3 से 5 अंक वाले आते हैं, ठीक है, इन्हें समझना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, फ्रांसीसी क्रांतियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की थी? कि भैया सब समूह में रहें, सब एक साथ रहें, सब मिलजुल कर रहें, कोई भी क्रांति के साहित्य को दिखाए ना, अर्थात वहाँ क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों को समूह में रखने के लिए एक नियम बनाए थे। वो नियम क्या था? तो भैया इसके बहुत सारे नियम थे। पहला था पितृभक्ति और नागरिकता के विचार, कि भैया पिता की भक्ति करे, पिता के नियमों का पालन करे, पिता की बातों को माने, पिता को भगवान माने, और नागरिकता के विचारों को समझे कि हमें देश में रहना है तो किस तरीके से रहना है। जैसे नए राष्ट्रीय चिन्ह बनाए गए कि इन्हीं को पालन करना होगा। केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था दी गई कि केंद्र जो सरकार जो कहेगी उन्हीं के नियमों का पालन करना है। राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए कि जिस भाषा में हम बात करें उसी भाषा में हमारा देश भी बात करे। वो एक भाषा के आधार पर उन्हें क्या किया गया था? सामूहिक रूप से जोड़ने का काम किया गया था। पहला भैया राष्ट्रीय चिन्ह बनाए ताकि उस देश, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ का तिरंगा होता है, उसके लिए सब मर मिटने को तैयार होते हैं, तो इस प्रकार वहाँ पर चिन्ह बनाए गए थे। केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई कि यानी केंद्र सरकार में जैसे मान लीजिए कि योगी, मोदी, डीएम, एसडीएम ऐसी चीज़ों के बनाए गए जिसके साथ उन्हें रहना है, उन्हीं के नियमों का पालन करना है। राष्ट्रीय भाषा बनाई गई, जैसे हमारे यहाँ हिंदी राष्ट्रीय भाषा है तो इसी में बात करना चाहिए। तो ये सारे नियम बना करके, कानून बना करके फ्रांसीसियों को एक समूह में जोड़ने का कार्य किया था। तथा साथ ही साथ एक और था, एक समान भार व मान की व्यवस्था थी कि सबके पास समान भार, समान नियम होने चाहिए और मान भी सबका समान होना चाहिए। सबके लिए कानून, सबके लिए नियम सब बराबर होने चाहिए। किसी के पास गरीबी अमीरी का बर्ताव नहीं होना चाहिए। ऐसे नियम बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का रहा, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सैद्धांतिक का समावेशन किया जिसने पूरी व्यवस्था को आधुनिक, कुशल व तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए, बताइए, समझाइए कि क्रांतिकारी सिद्धांत क्या थे, उनकी व्यवस्थाएं क्या थी, तर्कसंगत व कुशल संगत की बातें क्या थी। तो उन्होंने कहा था नेपोलियन की संहिता थी, नेपोलियन का नियम था, नेपोलियन का कानून था। उस कानून के दौरान कहा गया था कि ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाना होगा, गांव के लोगों के लिए कानून बनाना होगा। साथ ही साथ शहरी क्षेत्र में भी सुधार होना चाहिए, वहां पर भी कानून के अनुसार काम करना होगा। व्यापार में भी सुधार आना चाहिए, व्यापार के नियम भी बनाए गए। तो जिससे यहाँ पर क्रांतिकारी सिद्धांत का समावेशन हुआ और कुशल व संगत बना दिया गया। ये नेपोलियन की संहिता, नियम थे, कानून थे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, यूरोप के राष्ट्र के विचार में निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? संस्कृति एक भाषा थी, साथ ही साथ संस्कृति एक नियम था, जिस नियम के तहत लोग पहनावा होता है, बोलचाल की भाषा, रहन सहन की भाषा, वो भी एक प्रकार की संस्कृति है। तो उन चीज़ों में भी अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, देश को एक साथ जोड़ने का काम भी किया था। जैसे हमारी संस्कृति थी कि कला, काव्य, कहानियों, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को स्थापित किया। लोग पढ़ करके, देख करके, समझ करके कहानियों को, उनके अंदर भी भावनाएं, जीवन जीने की शैली तथा लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की तथा प्रेम, ऐसे अनेक चीज़ों के बारे में उन्होंने अपने आप को भावनाओं के द्वारा जोड़ने का कार्य जो है वो संस्कृति ने किया था, पहली। दूसरी बात, लोकगीत, जन काव्य व लोक नृत्य भी जो थे एक दूसरे को जोड़ने लगे। लोकगीत होने लगा तो सामूहिक रूप से जुड़ने लगे, जन काव्य होने लगा तब भी लोग जुड़ने लगे, लोक नृत्य होने लगा, नौटंकी, नाच गाने, ऐसी चीज़ें होने लगी जिससे उन्हें एक दूसरे को जोड़ने में भी सहायता मिली। ये भी संस्कृति का हिस्सा है, ये भी राष्ट्र के समूह को जोड़ने का काम बहुत बड़ा किया था दोस्तों। क्वेश्चन आंसर है तीसरा का, राजस्थानीय बोलियों व लोक साहित्य पर बल दिया गया कि आप अपनी भाषा में बोलिए ताकि आपकी भाषाएं आपके पास पड़ोस के लोग समझे, आपकी बातों को समझे, भावनाओं को समझे, दुख सुख में साथ दें। इन सब नियमों का भी पालन स्थानीय बोलियों व लोक साहित्य पर किया गया। साथ ही साथ भाषा ने भी पूरे देश को, राष्ट्र को जोड़ने का काम किया। जिस देश में जौन सी भाषा थी उस भाषाओं के साथ वो आपस में जुड़ करके समूह के रूप में रहने लगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर,
जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जर्मनी कैसे एकीकरण हुआ, किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े, किस प्रकार समूह में देश और राष्ट्र का निर्माण किए थे। जर्मनी भी किस प्रकार से एक दूसरे के साथ देने लगा, एक दूसरे का सहयोगी बनने लगा, आपस में प्रेम भाव की जागना उत्पन्न हुई। ये जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार वर्णन है, इसके बारे में समझते हैं। पहला करा, आरंभ विलियम प्रथम के के सिंहासन पर आसीन होना पड़ा, तब भी ये शुरुआत हो गई थी। दूसरा, बिस्मार्क द्वारा जर्मनी एकीकरण की भूमिका तैयार की गई थी, उन्होंने नियम बनाए थे, उन नियमों के तहत भी जर्मनी का सुधार हुआ। वियना कांग्रेस जो संधि बनाई थी, उससे भी देश में एकीकरण हुआ था कि लड़ाई झगड़ा नहीं, प्रेम भावना होनी चाहिए। चौथा नंबर, एकीकरण में बाधाएं जो उत्पन्न हुई थी उनको भी खत्म किया गया, उससे भी देश का एकीकरण हुआ था। 5 नंबर, बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि पराजित किया गया, विश्व शक्तियों को तटस्थ किया गया, हराया गया। एकीकृत जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में उभरना भी एक प्रकार का एक जर्मनी एकीकरण था। ठीक है दोस्तों, बिस्मार्क ने पूरे ऑस्ट्रिया, फ्रांस को पराजित करके, जीत करके उसे एक मिला करके तब भी जर्मनी का एकीकरण हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन 15 है, इटली के एकीकरण के प्रक्रिया का वर्णन करें। इसमें मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या थी, उनके बारे में भी हमें वर्णन करना है। एकीकरण की प्रक्रिया क्या थी, जैसे 1832 में काउर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना, फ्रांस में संधि, ऑस्ट्रिया पराजित हुआ, 1859 में लुबार्डो को राज्य में मिला दिया गया, इससे भी एकीकरण का विस्तार हुआ। द्वितीय चरण था कि मोडेला, टस्टनी, पार्मा आदि का जनमत संग्रह द्वारा सार्डिनिया में विलय किया गया, मिलाया गया। साथ ही साथ तीसरे चरण की तृतीय चरण में 1860 में गैरीबाल्डी द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय प्राप्त किया गया, इससे भी एकीकरण हुआ इटली का। चौथे चरण में वेनिसिया व रोम पर अधिकार करने से भी इटली पर काफ़ी प्रभाव पड़ा एकीकरण में, तथा 1871 में पोप में समझौता व एकीकृत इटली का उदय हो गया था। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ इटली में बाधाएं क्या थी, इटली पर क्या बाधाएं उत्पन्न हुई थी, जैसे अनेक प्रकार की बाधाएं यहाँ पर देखने को मिली थी। पहला था दोस्तों राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास, इसमें राजनीति के द्वारा विखंडन हो गया, काफ़ी समय तक राजनीति की वजह से ही इतिहास बिगड़ता चला गया, एकीकरण नहीं हुआ था। ये भी जो है बाधाएं थी इटली के एकीकरण में। साथ ही साथ विदेशी शक्तियों का आधिपत्य था, विदेशी लोग इस पर राज्य करते थे, उनकी शक्तियां ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से भी इटली का एकीकरण में बाध्यता उत्पन्न हो गई थी। अगला है पोप का शासन। जब पोप का शासन हुआ तब भी इटली का एकीकरण में भी अनेक प्रकार के बाधाएं उत्पन्न होने लगी। वियना कांग्रेस जब स्थापित किया गया तब भी इटली का एकीकरण नहीं हुआ था, क्योंकि नेपोलियन पूरी तरह से राज्य करना चाहता था। साथ ही साथ अनुदारवादी शासक, जो अनुदारवादी थे, जिनके अंदर कोई भावनाएं नहीं थी, किसी नियम का पालन नहीं करते थे, वो अपने नियमों का पालन करते थे, इसकी वजह से भी इटली के एकीकरण में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हुई थी दोस्तों। तो आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एवं लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार का था। कह रहा है कि यहाँ किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं था, बल्कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। भाई कहने का मतलब है परिणाम किस प्रकार का निकला। परिणाम यह निकला कि उथल पुथल व क्रांति का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था, जिसकी वजह से जो है राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी समय तक चला, यही कारण था। साथ ही साथ पहले निर्जातीय पहचान थी, कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, राष्ट्र की अहमियत व सत्ता में वृद्धि हो गई थी। इससे भी परिणाम निकल कर आते हैं। 1688 में राजतंत्र से संसद द्वारा ताकत छीनने का भी ये विशेष प्रकार का प्रावधान था, इससे भी लंबी प्रक्रिया चली थी। और साथ ही साथ कहा जाए तो
जब 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ था तो ये इसके कारण भी काफ़ी समय खिंच गया, जिसकी वजह से लंबी प्रक्रिया चली। लंबे समय तक राष्ट्र का निर्माण होने में समय लग गया। स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व था। आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था। इससे भी क्या है, लंबी प्रक्रिया चली। नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण हुआ। आंग्ल संस्कृति का दबदबा था। आंग्ल संस्कृति का क्या था, दबदबा था। इससे भी जो विदेशी बच्चे थे जो बड़े होकर के राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभाते थे, उन्हें आंग्ल संस्कृति कहा गया था। जो विदेशी संस्कृतियाँ थी, जो विदेशी कल्चर थे, उनसे भी काफ़ी दबदबा था, जिसकी वजह से लंबी प्रक्रिया चली राष्ट्र के निर्माण में। राष्ट्र को निर्माणित होने में भी बहुत लंबा समय इन्हीं कारणों से चला, क्योंकि विदेशी संस्कृतियाँ भी शामिल हो गई थी। अगला था राष्ट्र के प्रतीक। राष्ट्र के प्रतीक न होने की वजह से भी लंबी प्रक्रिया चली, तथा झंडा, राष्ट्रगान को बढ़ावा देने से तथा पुराने राष्ट्र मात्र सहयोगी रूप से, इससे भी क्या है, देश का लंबी प्रक्रिया चली थी दोस्तों। 7वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो भैया इसमें बहुत सारे नियम थे। जैसे यूरोप में प्रभाव क्या था? पहला था राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, लोकतांत्रिक सिद्धांत को बढ़ावा मिला, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता पर बल दिया गया, अन्य राष्ट्रों में मानव अधिकारों की मांग की गई, निरंकुश राजतंत्रों में क्रांतिकारी प्रक्रियाएं लाई गई, तभी जाकर के राष्ट्र का उदय संभव हो गया। यही उत्तरदायित्व था, यही नियम था कि इन्हीं कारणों की वजह से जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उत्थान हो गया, राष्ट्र का निर्माण होना शुरू हो गया था। यही भूमिका थी दोस्तों। आगे कह रहा है, फ्रांसीसी क्रांति का न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व में गहरा प्रभाव पड़ा था। फ्रांस समीक्षा इसी को कहा जाता है, अर्थात समीक्षा दीजिए। समीक्षा क्या है? अर्थात हम समीक्षा मतलब होता है कि हमें पूरी तरह से संक्षिप्त में समझाइए कि फ्रांस की क्रांति क्या थी, किस कारणों थी, किन वजहों से थी। तो दोस्तों, फ्रांस की क्रांति बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, जो पूरी दुनिया, पूरी यूरोप को जोड़ती है। और यूरोप की जो तानाशाही थी, उन तानाशाहियों की वजह से अन्य देश, अन्य राष्ट्र भी अपने आप को उन तानाशाहियों से छुटकारा पाना चाहते थे, जिस प्रकार फ्रांस ने किया था। इसलिए यहाँ पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में माना जाता है कि इसी के क्रांतियों की वजह से पूरे विश्व में भी क्रांति हो गई थी। फ्रांस का प्रभाव क्या था जिसकी वजह से ये पूरे दुनिया में प्रभाव डाला? पहला था लोकतांत्रिक शासन की स्थापना, कि भैया लोगों के द्वारा शासन किया जाए। दूसरा था लोक कल्याण के कार्य, कि लोगों के कल्याण के लिए कार्य किए जाएं, ना कि अपने जेब भरने के लिए किए जाएं। इसलिए साथ ही साथ समानता का, कि सभी लोग समान रहें, स्वतंत्र रहें, भ्रातृत्व से भरे एवं समाज की नींव हो। भ्रातृत्व मतलब होता है भाईचारे के साथ रहें। चौथा था कि नवीन कानून संहिता लागू की जाए, नए नए कानून बनाए जाएं। नेशनल असेंबली का गठन किया गया, जिससे देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, देश के साथ अच्छे बर्ताव किए जाएं। अगला था आर्थिक एकीकरण, की पैसे का भी सामूहिक रूप से किया जाए, सब जगहों पर समान पैसा चले, किसी के साथ छीना झपटी ना हो। साथ ही साथ कोई अपने सामान को लंबे दामों पर ना बेचे, इसके लिए भी ये आर्थिक एकीकरण किया गया। कानून के समक्ष बराबरी की गई, कि सभी के साथ कानून सबके साथ समान होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, चाहे अमीर हो गरीब हो, सबको समानता दी जाएगी, कानून के समक्ष सब बराबर होंगे। आठवां था संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया गया, कि उनके पास जो भी संपत्तियां होंगी वह उनका सुरक्षित रहेगा, उनसे कोई भी छीनेगा नहीं, और ना ही उनके संपत्ति पर किसी और का अधिकार होगा। ये सुरक्षा दी गई सभी लोगों को। तथा मध्य वर्ग का उदय किया गया, उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ हो गया, यूनान का स्वतंत्र संग्राम चालू हो गया, संस्कृति व भाषा की भूमिका स्थापित की गई, जन विद्रोह को क्या किया गया, चालू किया गया, जिससे लोग अपने अधिकारों को मांग सके। इसलिए फ्रांसीसी क्रांतियाँ पूरे विश्व में, पूरे देश में स्थापित की गई थी दोस्तों। अगला कह रहा है क्वेश्चन, 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।
तो यहाँ पर उल्लेख पहला है कि जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति की गई, कि जन्म से ही राजा है तो राजा बना रहे, ऐसे चीज़ों को ख़त्म किया गया। संपत्ति के अधिकार की बहाली की गई, कि पूरी तरह से संपत्ति जो है उसे ख़त्म की जाएगी। जमींदारी व सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया, कि जमींदारी नहीं होगी, सामंत लोग अपना अधिकार नहीं जताएंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि यातायात व संचार व्यवस्था में सुधार किए गए, कि सबको यातायात की सुविधा होनी चाहिए, आने जाने के लिए सुविधा होनी चाहिए। अगला मानक नापतौल के पैमाने चलाए गए, कि भैया हर जगह पर माप समान होगी, किसी के माप में कोई कमी नहीं होगी और हर जगह की माप समान होनी चाहिए, ऐसे नियम लगाए गए। साथ ही साथ एक राष्ट्र मुद्रा चलाई गई, कि एक देश में एक ही मुद्रा चलेगी, पूरे देश में जिस देश में वो रहते हैं उस देश में एक ही प्रकार का पैसा, एक ही प्रकार का रुपया चलेगा दोस्तों, जैसे भारत में रुपया चलता है। ठीक है, उसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यूरोप के कुलीन वर्ग में विशेषताएं लिखिए, कि कुलीन वर्ग के लोग क्या थे, उनके बारे में बताना है। तो दोस्तों पहला है जीवन जीने की समान शैली थी। भैया सभी लोग समान प्रकार से जीते थे, चाहे वो कुलीन वर्ग को, चाहे वो उद्योग वर्ग को हो, चाहे वो राजसी वर्ग को हो, मध्य वर्ग को हो, किसी भी वर्ग के हो, सब समान जीवन जीते थे। लेकिन क्या था कि भू स्वामित्व ये विशेषता थी, कि इनके पास भू स्वामित्व थे, जमीन के मालिक हुआ करते थे। कूटनीतिक भाषा थी इनके पास, ये कूटनीतियाँ करते रहते थे, आपस में वैवाहिक संबंध रखते थे, साथ ही साथ उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुलीन वर्ग की विशेषताएं, ये आपस में विशेषताएं थी। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 11 1815 की विनया संधि के उद्देश्य बताइए, इनके प्रमुख प्रस्तावों व व्यवस्थाओं का वर्णन करना है। तो पहला था उत्तर नीदरलैंड में साम्राज्य की स्थापना की गई। अगला था दक्षिण में जिनेवा को पिडमांट्स के साथ मिला दिया गया। प्रशा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए थे। पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा बता दिया गया था और साथ ही साथ उसे दे दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया को, मतलब ऑस्ट्रिया को, ऑस्ट्रेलिया दूसरा देश है, ऑस्ट्रिया दूसरा देश था उस समय, ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का यंत्र पत्र सौंप दिया गया। ठीक है, तो ये उसका क्या था, उल्लेख था, वियना संधि का उद्देश्य था कि ऐसा होना चाहिए। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि यूरोप में उदारवादियों द्वारा समर्थित राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक जो आदर्श थे वो क्या थे। तो दोस्तों आदर्श पहला था कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए, व्यस्त मताधिकार के पक्ष में नहीं जाना चाहिए, कि जो चाहे वो अपना अधिकार ले ले, अपना राजा बना ले, बाजार की व्यवस्था तथा राज्य द्वारा वस्तुओं एवं पूंजी के प्रवाह पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किया गया और पक्षपात से हटाया गया। ठीक है दोस्तों, ये उसका नियम था। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि औद्योगिकरण की वृद्धि ने किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण पर बदलाव दिए गए थे। तो पहला था पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि, शहरों का विकास एवं वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ, साथ ही साथ श्रमिक व मध्य वर्ग का उदय किया गया और इसी में कुलीन विशेषाधिकार की समाप्ति के विचारों की लोकप्रियता को दर्शाया गया। दोस्तों यही राजनीतिक समीकरण था और सामाजिक समीकरण था दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी। तो भैया क्या भूमिका निभाते थे, स्वयं के राजनीतिक संगठन बनाए गए, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया और साथ ही साथ उनको जो मताधिकार थे, मतलब पहले मत के अधिकार नहीं थे, मताधिकार समाप्ति नहीं बल्कि मताधिकार को प्राप्ति हेतु संघर्ष दिए गए कि भैया महिलाएं भी अब वोट दे सकती हैं, वो भी मत दे सकती हैं। पहले मतों को सिर्फ पुरुषों को अधिकार था तथा उच्च वर्ग के लोगों को अधिकार था, लेकिन बाद की महिलाओं तथा निम्न वर्ग के लोगों को भी दिया गया मताधिकार। जो समाप्त था उसके प्रति संघर्ष किए गए, उन्हें प्राप्ति के लिए कानून चलाए गए। आगे राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा दिया गया कि भैया महिलाएं भी राजनीतिक हिस्सों में आ सकती हैं, बैठ सकती हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर
के क्या कारण थे, किन कारणों से यूरोप में 19वीं सदी में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, लहर छा गई। तो पहला था जनता का अत्याचार, जो जनता के ऊपर अत्याचार करते थे, जिसकी वजह से जनता सहन करते करते थक चुकी थी। अब वो अपना स्वयं का अधिकार तथा अपने आप को सुखद जीवन जीने के लिए उन्होंने जनता का अत्याचार किए। साथ ही साथ जिसकी वजह से राष्ट्रवाद की लहर में जाग गई। जब जनता पर अत्याचार करोगे तो जनता चाहेगी हम भी क्या करें, अपने राष्ट्र का निर्माण करें। साथ ही साथ निरंकुश शासन व्यवस्था, राजा निरंकुश हुआ करता था, लगान ज़्यादा लेता था, लोगों पर दबाव डालता था, जिससे जनता परेशान थी। इससे भी राष्ट्रवाद की लहर उत्पन्न हुई कि हम देश बनाएंगे, हम राज्य बनाएंगे, हम राजा की बातों को नहीं मानेंगे। तीसरा था उदारवादी विचारों का प्रसार था कि भैया उदारवादी के जो विचार हुआ करते थे वो भी प्रसार किए गए, जिससे जनता को काफ़ी तकलीफ़ हुई। इससे भी राष्ट्रवाद के उदय में काफ़ी भूमिका नजर आई। स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का नारा लगाया गया, ठीक है। साथ ही साथ शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका को निभाया गया। यही थी राष्ट्रवाद की लहर के कारण, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 1815 से 1914 के दौरान 1815 से 1914 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय केंद्रों के 3 प्रवाहों के विस्तार लिखिए। क्या थे विस्तार? पहला था वस्तुओं का प्रवाह, दूसरा पूंजी का प्रवाह, तीसरा लोगों का प्रवाह। यही प्रवाह थे दोस्तों। अगला कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामाजिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की। किस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने लोगों के समूह तथा उनकी भावनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। पहला था पितृभक्ति और नागरिक के विचार, नए राष्ट्र के चिन्ह, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्रभाषा, एक समान भार व मान की व्यवस्था को स्थापित किया गया। अगला कह रहा है कि नेपोलियन द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक सुधारों के विषय में बताइए। तो इसमें था नेपोलियन की संहिता, जो नेपोलियन ने कानून बनाए थे। ये भी एक प्रकार की विशेषता थी प्रशासनिक सुधारों का। साथ ही साथ ग्रामिक प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाया गया कि गांव में भी एक प्रकार के प्रशासन होने चाहिए। तब भी अनेक प्रकार के नियम लागू किए गए, ये नेपोलियन के नियम थे। अगला था शहरी क्षेत्रों को भी सुधार होना चाहिए और व्यापार में भी सुधार होना चाहिए। यही नेपोलियन द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार थे। तो दोस्तों आगे कह रहा है कि 1804 ईस्वी में, अगला कह रहा है 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए कि 1804 में कि नागरिक यानी नगर में रहने वाले तथा लोगों के जो नियम थे, जो कानून थे, वो किन प्रावधानों के अनुसार चलते थे, किन नियमों के अनुसार वो चलते थे। तो पहला नियम था जन्म पर आधारित आधार सुविधाओं की समाप्ति की गई कि जन्म से जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनको नहीं दी जाएगी बड़े लोगों को। संपत्ति के अधिकार की बहाली की गई। जमींदारी व सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। यातायात तथा संचार के क्षेत्र में भी व्यवस्था सुधारी गई। दोस्तों अगला कह रहा है कि यूरोप में कुलीन वर्ग जो थे, यूरोप में जो कुलीन वर्ग की विशेषताएं थी उनके बारे में हमें बताना है। पहला, जीवन जीने की समान शैली थी, भूस्वामित्व था, कूटनीतिक भाषा थी, आपस में वैवाहिक संबंध भी था। ये सब कुलीन वर्ग के लोगों की विशेषताएं थी। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन, यूरोप में उदारवादियों द्वारा समर्पित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे। तो उदारवादी के लोग जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श थे, नियम थे, वो नियम क्या थे। पहला, कानून के समझ समानता, वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं था, उन्हें वोट नहीं दिया जाता था। वे बाजार की स्वतंत्रता तथा राज्य द्वारा वस्तुएं एवं पूंजी के प्रवाह पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के पक्षधर थे। ये उनके क्या थे, आदर्श थे। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 1815 की जो वियना संधि थी उसका उद्देश्य था। तो भैया उसके उद्देश्य हमने बताया है। पहला था उत्तर में नीदरलैंड साम्राज्य की स्थापना, दूसरा था दक्षिण में जेनेवा को पिडमांट के साथ मिला देना, अगला था प्रशा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए थे, पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया था। यही उसका उद्देश्य था कि अब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आपको ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। 1815 में जो विनया संधि की गई थी इसीलिए की गई थी। अगला कह रहा है दोस्तों, औद्योगिकीकरण की वृद्धि ने
किस प्रकार यूरोप के सामाजिक एवं राजनीतिक समीकरण को बदल दिया था। पहला था, पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों को औद्योगिक उत्पादन में, व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों के लोगों का उदय हुआ। श्रमिक और मध्य वर्ग को उदय किया गया। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के विचारों को लोकप्रियता में दर्शाया गया। और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है 1815 से 1914 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के केंद्रों के साथ 3 प्रवाहों के बारे में बताना। अभी हमने बताया था वस्तुओं का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह और लोगों का प्रवाह, ये था दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी। तो भैया यहाँ था, स्वयं की राजनीतिक संगठन बनाई गई, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया, मताधिकार की जो प्राप्ति नहीं थी उसके लिए भी ये चलाए गए थे, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शकों में हिस्सा दिया गया। ये राष्ट्रवाद के संघर्षों के लिए महिलाओं की भूमिका थी। वो चाहती थी कि ये सारी चीज़ें जो होना है वो हमारे लिए भी होनी चाहिए जो देश में चल रहा है। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर का कारण क्या था? क्या कारण था? तो कारण यही था कि राष्ट्रवाद उदय होगा। क्यों उदय होगा? क्योंकि जनता पर अत्याचार हो रहे थे, निरंकुश राजा अपना शासन चला रहे थे, उदारवादी विचारों का प्रसार चल रहा था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का नारा चल रहा था, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका निभा रहे थे। इसलिए उदारवादी लोगों ने क्या किया? राष्ट्रवाद का निर्माण करने के लिए सोचा था दोस्तों। तो दोस्तों CBSE पैटर्न के तहत सामाजिक विज्ञान का जो पहला लेसन था यूरोप राष्ट्रवाद का उदय, वही चल रहा है। अभी हम पढ़ रहे हैं छोटे मोटे क्वेश्चन, अब बड़े क्वेश्चन पढ़ने हैं दोस्तों, जो लंबे हैं तथा इन्हें लंबा लिखना पड़ता है। तो हमें समझ बूझ कर लिखना है, तो हम समझते हैं। आइए देखते हैं क्या समझना है। क्वेश्चन कर रहा है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए उठाए गए कदम पूर्ववर्ती समाज में लोगों की पहचान किस प्रकार आधारित है। आइए उन्हें हम अलग से समझते हैं, दृष्टिकोण से जानते हैं। उत्तर कह रहा है कि सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित तरीके से अपने पूर्ववर्ती समाज में से भिन्न थे। पहला था दोस्तों, पहले समाज स्टैंड में बंधी हुई थी, जबकि अब पितृभूमि, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रध्वज आदि के आधार पर सामूहिक पहचान पर बल दिया गया है। अगला है पूर्ववर्ती समाज निरंकुश राजतंत्र के प्रति निष्ठा पर आधारित था, जबकि यहाँ लोगों द्वारा बनाए गए राष्ट्र के प्रति समर्पण था। तीसरा है समाज में लोगों को संविधान के अंतर्गत समान अधिकार दिए गए जो पहले नहीं थे। तो दोस्तों इसमें यही कह रहा है कि पहले जो है पिता के लिए नहीं था, पहले समाज में जो बड़े लोग होते थे उन्हीं के पास दौलत थी, उन्हीं के पास खेती होती थी। लेकिन अब जो है वो पिता के राष्ट्र के लिए, राष्ट्रध्वज के लिए अपना एक पहचान बना लिए। पहले निरंकुश राजा जो हुआ करते थे उन्हीं की बातें माननी पड़ती थी, लेकिन अब लोगों द्वारा बनाए गए जो राष्ट्र है उन पर आधारित हमें पालन पोषण करना है। पहले जो है संविधान नहीं था, लेकिन अब संविधान बना करके, नियम बना करके अपने आप को पहचान दिया गया, अपने आप को आधार दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न करा, नेपोलियन संहिता 1804 में कही गई बातें किस प्रकार उदारवादी राष्ट्रवाद की विचारधारा के अनुरूप थी? स्पष्ट कीजिए, समझाइए। और ये देखते हैं, कह रहा है कि उदारवाद व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समझ समानता का समर्थन करती थी। नेपोलियन की संहिता में कही गई बातें कई तरीके से थी, उन्होंने कई प्रकार की बातें कही थी। पहला था जन्म आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त किया जाएगा, अब जन्म के आधार पर कोई राजा नहीं होगा। कानून के समझ समानता दी जाएगी, संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा, सामंती व्यवस्था का अंत करके भूदासित्व और जागीरदारी शुल्कों का अंत कर दिया जाएगा, किसी से शुल्क नहीं लिया जाएगा, नियम के अनुसार लिया जाएगा। अगला था एक समान कानून होगा, मानक भार हर जगह समान होंगे, सब जगह नापतौल समान होगी, राष्ट्रीय मुद्रा भी का जो प्रावधान होगा वो भी हर जगह समान होगा। ये सारे नियम जो है, कानून जो है, नेपोलियन ने अपनी 1904 में जो संहिता, जो कानून बनाए थे उसमें लागू किए गए थे दोस्तों।
आगे कह रहा है कि आपके विचार में रूढ़िवादी विचारधारा किस प्रकार मानव जीवन में उत्थान में बाधक है। मतलब रूढ़िवादी क्या था, जो जन्म से जो पहले से ही दादा परदादाओं के द्वारा चली आ रही थी, उसी का लोग गाथा गाते थे, उसी के बारे में लोग सोचते थे। इससे भी देश में विकास की विचारधारा जो है उत्थान नहीं करती थी, बाधती थी। ये रूढ़िवादी भी हमारे जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। पहला है, रूढ़िवादी विचारधारा निम्नलिखित कारणों से मानव जीवन के उत्थान में बाधक थी। किस प्रकार रूढ़िवादी जो है मानव को बांध कर रखती थी, आगे बढ़ने नहीं देती थी। तो पहला था रूढ़िवाद, यह समाज में परंपरा ऊंच नीच की भावना को बनाए रखने का समर्थन करती थी। क्योंकि पहले भी अगर आजा दादा के ज़माने में अगर मान लीजिए रूढ़िवाद था, लोग छुआछूत में विश्वास रखते थे, तो वो भी देश को आगे नहीं बढ़ा सकती थी। ये भी था पहला। दूसरा रूढ़ि था कि आधुनिक जीवन मूल्यों के विपरीत है। तीसरा था समाज में परिवर्तनों का विरोधी होना था। चौथा है लोकतंत्र के युद्ध में भी राजतंत्र का समर्थन था। पांचवा था आलोचना और असहनीति के खिलाफ था। ये सारे नियम यहाँ पर दिए गए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रांतिकारी विचारधारा ने किस प्रकार निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध आधुनिक राष्ट्र राज्य की स्थापना में योगदान दिया। मेसनी का उदाहरण देते हुए इसे समझाना था दोस्तों। मेसनी कौन थे दोस्तों? तो मेसनी एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी विचारधाराओं से देश को बहुत सारी भूमिकाएं निभाई, आज़ादी में तथा देश में बदलाव लाने के लिए भी बहुत सारे नियम कानून बताए थे। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। इसलिए कई गुप्त संगठन उभर करके आए जो स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होकर के संघर्ष करने लगे। इटली पर ज्यूसेप्पी मेसनी ऐसा ही एक क्रांतिकारी था। उसने दो भूमिगत संगठनों यंग इटली, यंग यूरोप का गठन किया। उसने इटली को एकीकृत करने में, गणतंत्र बनाने में, एकजुट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी दोस्तों। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि क्रांतिकारी संघर्ष किया जाए। उनके विचारों का पूरे यूरोप पर असर पड़ा और रूढ़िवाद को मुंह की खानी पड़ी, अर्थात रूढ़िवाद को ख़त्म करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। रूढ़िवाद जो था वो ख़त्म होना शुरू हो गया था मेसनी की वजह से। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भूख, कठिनाइयाँ, असमानता और बेरोजगारी किस प्रकार जन विद्रोह का कारण बन सकती है। 1830 के दशक में यूरोप स्थितियों के संदर्भ में अपने विचार प्रकट किए थे। ये किनकी देन थी? तो दोस्तों 1830 के दशक में यूरोपीय समाज कई कठिनाइयों से जूझ रहा था। जैसे बढ़ती आबादी थी, मशीनरी काम हो गए थे, लोग बेरोजगारी में घूम रहे थे, औद्योगिकीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई, महंगाई आई, व्यापार जो है व्यापक बेरोजगारी बढ़ गई, व्यापार में कमी आ गई, शहरों की ओर पलायन करने लगे लोग, गांव को छोड़ने लगे, फसलों की बर्बादी के साथ साथ व्यापक गरीबी आ गई, जिसकी वजह से 1848 में ऐसा ही एक वर्ष था जो पूरी तरह से गरीबी को दर्शा रहा था। इन परिस्थितियों की वजह से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए, राजा को भगाने पर मजबूर कर दिया। गणतंत्र की घोषणा कर दी गई। आधुनिक समय में एक परिस्थितियों के पैदा होने पर जनता द्वारा विद्रोह की घटनाएं होने लगी। उदाहरण के लिए नेपोलियन में जन विद्रोह के द्वारा राजतंत्र खत्म हो गया था पूरी तरह से। ठीक है दोस्तों, यही कारण था। क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर, अपने विचार में ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण यूरोप के बाकी देशों की अपेक्षा किस तरह भिन्न थी। तो देखिए दोस्तों, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई, कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। ठीक है, ब्रिटेन में जैसा कि अन्य यूरोप में देशों में देखा गया था। अन्य देशों में बहुत कुछ था लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं था। एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था जिसे हम निम्न तरीके से समझ सकते हैं। पहला था ब्रिटेन कई निर्जातीय पहचाने जैसे अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट आदि देश था इसमें। अगला था आंग्ल राष्ट्र इंग्लैंड की असहमियत सत्ता, समाज में वृद्धि के साथ द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों का इसका प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ संसद ने 1888 में राजतंत्र की ताकत छीन ली थी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच 1707 में हुए समझौते ने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का जन्म हुआ, किंतु व्यवहार में इंग्लैंड
स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व जम गया था। अगला देखा जाए तो यहाँ पर एक ब्रितानी पहचान के विकास के योजनाबद्ध रूप में बढ़ाया गया, जिसमें कई प्रकार स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड के लोगों ने को दबाया भी गया था, पूरी तरह से दबाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7वां, अपने विचार में जर्मनी और फ्रांस के राष्ट्र को दर्शाने वाले प्रतीक किस प्रकार वहां के लोगों की भावनाओं को प्रकट करते हैं। राष्ट्र में प्रतिजुगाड़ पैदा करने के लिए 18वीं और 19वीं सदी में राष्ट्र का मानवीकरण किया गया। विशेष प्रकार निरूपण नारी रूपक में दर्शाया जाने लगा। फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, न्याय और गणना को भी प्रकट किया गया। साथ ही साथ उसने कलाकारों ने नारी रूपक के रूप में भी अभिव्यक्ति की थी। नारियां बन बन करके लोगों ने बहुत सारी भूमिकाएं अदा की थी। मरियान की तस्वीर फ्रांसीसी गणतंत्र को भी दर्शाती है, जिनकी लाल टोपी और टूटी जंजीर स्वतंत्रता को दर्शाती है कि अब मैं आज़ाद हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। आमतौर पर आंखों पर पट्टी बांधे तराजू लिए महिला इंसाफ को प्रकट करती है, न्याय को प्रकट करती है। इन चिन्हों को सार्वजनिक स्थापनों द्वारा दर्शाया गया। इसी तरह जर्मनी में जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूप बन गई। उनके सिर पर बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट वीरता को प्रकट करता है कि जो बलूत का वृक्ष है ये देश को ताकत देता है। इन रूपों से आम लोग स्वयं को जोड़कर गर्व महसूस करते रहते थे। ये देश को आज़ादी का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया था। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर आखिरी और 8वां, राष्ट्रवाद ने ही साम्राज्यवाद को जन्म दिया और अंततः उनका अंत भी किया। जर्मनी में जो है पूरी तरह से देश को आज़ादी दी थी तथा फ्रांस को भी दी थी। इसी प्रकार पूरे दुनिया में ये क्रांतिकारी फैली थी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, क्या राष्ट्रवाद ने ही साम्राज्यवाद को जन्म दिया कि समाज में समाज होना चाहिए, समाज की बातों का मानना चाहिए और इन्हीं के द्वारा अन्य बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे 19वीं सदी में यूरोप देशों में तीव्र और औद्योगिक क्षेत्र उग्र राष्ट्रवादी आकांक्षाओं ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने एशिया, अफ्रीका के कई देशों पर अपना आधिपत्य जमा करके उनका औपनिवेशीकरण किया और अपने हितों के रूप में अनुरूप उनका घोर घोषणा किया। किंतु इस आधिपत्य और शोषण के विरुद्ध इन देशों में समाज विरोधी आंदोलन पैदा हुआ। इन प्रक्रिया ने यहाँ के लोगों को परस्पर सामूहिक एकता के बंधन में बांध दिया, जो राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र था। राष्ट्र राज्य के निर्माण का स्वप्न सजोने लगे लोग। यद्यपि यहाँ राष्ट्रवाद अपनी परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न भिन्न विशिष्ट तथा, किंतु इनके यूरोपीय साम्राज्यवाद का अंत कर दिया गया था। साथ ही साथ हम जानते हैं कि समाज जो होता है वो एक दूसरे से मिल करके ही बनता है। यही समाज की मेन भूमिका है। समाज तभी समाज कहलाता है जब समाज में नेकी, ईमानदारी, सच्चाई, न्याय सब समान हो, सब के लिए एकता और अखंडता का क्षेत्र हो, जिसमें सब लोग एक सामूहिक रूप से रहें, वही समाज होता है। तो फ्रांस ने यह सब कुछ दर्शा दिया पूरे देश को कि हम लोग एक साथ रह कर के पूरे देश का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय खत्म हुआ। पार्ट 2 अगले अध्याय में देखेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।